हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुरुमन टॉक्स। गुरुमन टॉक्स पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल गुरुमन टॉक्स पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म की अगर बात करें तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर हुआ था तो आप बताएंगे लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट आपका नेपाल में इनका जन्म होता है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि इनके जन्म के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो आप बताते हैं रुमिनदेही अभिलेख से इनके जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। रुमिनदेही अभिलेख किस वंश का है तो आप बताते हैं मौर्य वंश का है। और किस शासक का है तो आप बताते हैं अशोक का है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जो आपका कपिलवस्तु के निकट नेपाल में हुआ था। और ये जानकारी रुमिनदेही अभिलेख से मिलती है। रुमिनदेही अभिलेख मौर्य वंश का है और किस शासक का है तो अशोक का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से संबंधित थी। कोली वंश से संबंधित थी, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे तो आप बताते हैं शाक्य क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो राजवंश है आपका मौर्य वंश है। अभिलेख कौन सा है तो आप बताएंगे रुमिनदेही अभिलेख है। किसका है तो आप बताएंगे अशोक का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब आपसे अभिलेख का नाम पूछा गया है तो अभिलेख कौन सा हो जाएगा तो अभिलेख आप बताते हैं, अभिलेख आपका रुमिनदेही अभिलेख हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है रुमिनदेही अभिलेख मौर्य वंश और किसका है तो अशोक का है। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब वही आपका क्वेश्चन पूछा गया कौन सा शासक है तो आप बताते हैं अशोक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है। तो सभी लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर में होता है। कुशीनगर के बारे में आपको याद रखना है कि ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस किस आपका गणराज्य में हुआ है तो आप बताते हैं मल्ल गणराज्य में। अगर हम लुम्बिनी की बात करें तो आप जानते हैं कि लुम्बिनी में इनका जन्म होता है और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बुद्ध की बात करें कि बुद्ध जो कौशाम्बी है वो उदयन के समय में गए थे। और उदयन के बारे में बात करें तो ये मगध साम्राज्य में एक हर्यक वंश हुआ है। हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्थापक आपका बिंबिसार था। और बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु होता है, जिसके समय में आप जानते हैं अजातशत्रु के समय में आपकी राजगृह में पहली बौद्ध संगत होती है 483 बीसी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अजातशत्रु का जो लड़का है वो उदयन है। उदयन ने ही आपका जो कुसुमपुर है, जिसे आप पटना या पाटलिपुत्रा कहते हैं, इसकी स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद, जो अभी आपको बताया कि प्रथम बौद्ध परिषद जो है इसका संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो इसमें आपसे अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। तो इसमें अध्यक्ष हो जाएगा आपका कौन सा तो आप बताएंगे महाकश्यप। आपको ट्रिक बताई थी, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल, पटाऊ मत अशोक, कुंडल वश कंगाल। तो पहली बौद्ध संगत राजगृह में होती है। अध्यक्ष कौन होता है तो महाकश्यप होते हैं। और शासक कौन है तो अजातशत्रु होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अगर हम चौथी बौद्ध संगत की बात करें, जो चौथी बौद्ध संगत है वो आपकी कनिष्क के समय में हुई है, चौथी बौद्ध संगत। तो और ये कहाँ हुई है तो आप बताते हैं सर कुंडल वन में हुई है। कुंडल वन कहाँ है तो आप बताते हैं जम्मू कश्मीर में है। तो आपको ध्यान रखना है चौथी बौद्ध संगत जो हुई है वो कुंडल वन में हुई है। और कुंडल वन कहाँ है तो कश्मीर में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर हम बात करें कि जो पहली बौद्ध संगत है पहली आपकी होती है कहाँ पर तो आप बताते हैं राजगृह में होती है। पहली बौद्ध संगत आपकी राजगृह में होती है। और जो
आपकी पाटलिपुत्रा में होती है वो आपकी तीसरी बौद्ध संगति होती है। पाटलिपुत्रा पटना में आपकी तीसरी बौद्ध संगति होती है और दूसरी बौद्ध संगति आपकी वैशाली में होती है। पहली राजगृह में, दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में और चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति अभी मैंने बात की तो आपने देखा कि जो कनिष्क है, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति होती है। कहाँ पर? तो आप बताते हैं कुंडलवन कश्मीर में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन मैंने बताया राजा महाराजा आजा, मतलब ये अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। आपको ध्यान रखना है, अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिलान से है कि आपके कुछ जो चिन्ह दे रखे हैं और ये गौतम बुद्ध के जीवन से कैसे संबंधित हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जन्म है, जन्म से आपका जो कमल है, कमल आपका रिलेटेड है। प्रथम प्रवचन को आप लोग जानते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और महाबोधि जो है इसे बोधि वृक्ष को महाबोधि कहा जाता है और जो घोड़ा है ये आपका त्याग को दिखाता है। तो इसका मतलब पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। तो डी वाला आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो सही हैं। तो पहला आपका दे रखा है इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की है, ये भी आपकी सही बात है। तीसरा है आपका इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया है। तो आपको बताना है इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया है कि स्वीकार किया है। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया है और इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया है, तो ये बात भी सही है। तो इस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जो बोधगया में बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो इस क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि जो बोधि वृक्ष है आपका ये छठी पीढ़ी का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार यहाँ पर बोधि वृक्ष जो है 2 बार सम्राट अशोक के द्वारा, 1 बार पुष्यमित्र शुंग द्वारा और 1 बार पूर्ववर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। इस प्रकार जो है ये वृक्ष जो है ये आपका छठी पीढ़ी का हो जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि ये जो बोधि वृक्ष है ये आपका छठी पीढ़ी का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध को जो बोधगया है, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो स्थान आपका है ये आपका निरंजना नदी या फागु नदी के किनारे है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। बोधगया जो है ये आपका निरंजना नदी के तट पर स्थित है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आप जानते हैं कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है जो दूसरी बौद्ध संगति आपकी वैशाली में होती है, वैशाली में जो है स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में जो है अनुमति दी जाती है भाग लेने के लिए। तो दूसरी बौद्ध संगति का नाम आपको याद रखना है जो कि वैशाली में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिपिटक। तो त्रिपिटक की बात करें तो आप जानते हैं त्रिपिटक ये आपके 3 पिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। इसमें आपका एक सुत्त पिटक है जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, और दूसरा है आपका सुत्त पिटक और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वो आपका किस में किया जाता है। तो आप बताते हैं त्रिपिटक में किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो आपको बताना है कि ये जो आपका शांति स्तूप है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है, ये आपका बिहार में किस जगह पर स्थित है। तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा राजगृह में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका आंसर आपका राजगृह हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है। तो आप जानते हैं कि सारनाथ है। सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया है
और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। लेकिन सांची जो है ये किसी रूप से आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर सांची में अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो सांची जो है ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड, इनके जीवन की किसी घटना से रिलेटेड नहीं है, तो इसे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो अगर एशिया के ज्योतिपुंज की बात करें तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया शीर्षक से एक बुक भी लिखी गई है, जो आपकी एक पुस्तक है ललित विस्तार। ललित विस्तार पर एक अंग्रेज हैं जिनका नाम है एडविन एर्नाल्ड। एडविन एर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडविन एर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहले मानव प्रतिमाओं की पूजा कहाँ की गई, पूजा गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मानव प्रतिमाओं को जो पूजा करनी स्टार्ट की गई है वो बुद्ध की है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बुद्ध। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी है? तो अगर देश में मूर्ति पूजा की नींव की बात करें तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर भी आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी गुप्त काल से, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका गुप्त काल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका कथन और कारण पर आधारित है। तो पहला कथन आपका दे रखा है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। और कारण आपका दे रखा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ये बात भी आपकी सही है। तो इस हिसाब से आपके ए और बी आपका कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अगर भारतीय बौद्ध भिक्षु की बात करें तो जिसे चीन भेजा गया था वो है आपका नागार्जुन। और नागार्जुन के बारे में अगर मैंने आपको बता दिया था कि नागार्जुन जो हैं ये माध्यमिक या शून्यवाद को मानने वाले थे, और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो नागार्जुन के बारे में ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन नागार्जुन से ही आपका, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो आपको ध्यान रखना है कि ये माध्यमिक को मानते थे, और माध्यमिक कारिका नाम की पुस्तक भी जो है नागार्जुन ने लिखी है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र अगर आप देखेंगे तो दो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, उसमें से एक आपका है विक्रमशिला और एक आपका है नालंदा, जो कि आपके दोनों बिहार में पड़ते हैं। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में की जाती है, जो कि पाल वंश के एक शासक होते हैं। और नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त, जिन्हें शक्रादित्य या उपागुप्त के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नव नालंदा महाविहार है ये पाली अनुसंधान केंद्र है। तो पाली अनुसंधान केंद्र आपको ध्यान रखना है कि नव नालंदा विहार क्या है? पाली अनुसंधान केंद्र है, मतलब पाली भाषा से रिलेटेड यहाँ पर अनुसंधान होता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा कि दूसरा वाला जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तो ये बात सही है आपकी, और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये बात भी आपकी सही है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा सही होगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम आपको बताना है। मैंने जब थ्योरी वाले वीडियो में आपको बताया था कि इनकी सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपसे पूछी जाती है।
तो आपको बताया था कि दुख है और दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निरोध है, और दुख का निरोध का मार्ग है। तो ये सीक्वेंस आपकी हो जाएगी ADBC। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख के निरोध का मार्ग है। तो ADBC आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं आपका ADBC। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है आपको कि पुनर्जन्म नहीं होता है या आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बात भी सही है, और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात भी सही है। तो इसमें आपके दोनों जो कथन और कारण सही हैं, लेकिन कथन जो है ये कारण की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें धर्म की सादगी है आपका, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, और अगला जो आपका है, अगला है स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका, और पांचवा जो है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये वाला आपका गलत हो जाए, बाकी आपके चारों जो हैं वो सही हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन जो है मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको करवाए हैं। ये लगभग हर एग्जाम में आपके PCS हो गया, चाहे आपका स्टेट PCS हो गया, अदर स्टेट PCS हो गया, UP PCS हो गया, और विभिन्न आपके एग्जामों में UDA LDA है, आपके UP PSC में आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको 1 से 2 बार देखते हैं तो लगभग आपको क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो सही से देखा है तब भी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।